बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 19 के शार्ट क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है वो कौन से दो हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास रिलेटिव मोशन में दो ऑब्जर्वर जो है वो एग्री करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है जी स्पीड ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर एक ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहती है, वो रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में। उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जो कि गिवन थी 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास रहती है जी कांस्टेंट, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती। वो अगर आप रेस्ट की हालत में बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं तब भी यही रहनी है, अगर आप मोशन की हालत में ऑब्जर्व कर रहे हैं तब भी यही रहनी है। अगर दो ऑब्जर्वर हैं हमारे पास, वो मूव कर रहे हैं तो उनके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट यही रहनी है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दूसरी है हमारे पास, दूसरी मेजरमेंट कौन सी है जिस पे एग्री होते हैं, वो है फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो ना, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। मतलब कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है उस पर हम 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो वो 2 न्यूटन की ही फोर्स रहनी है, वो चेंज नहीं होनी। जैसा कि अगर कोई रेस्ट की हालत में ऑब्जर्वर है, उस पर भी अगर 2 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो वो 2 न्यूटन ही रहनी है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो रिलेटिव मोशन में ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिस पर हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो एग्री करते हैं। उसके बाद 19.2 है, वो कहता है क्या हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो एक जो टाइम हमने पढ़ा कि टाइम डायलेट होता है, मतलब टाइम जो है वो स्लोली पास करता है, डायलेट होता है। वो कहता है क्या वो एक्चुअली स्लोली डायलेट हो रहा होता है या हमें सिर्फ फील हो रहा होता है कि वो स्लोली डायलेट होता है। तो हम देखते हैं कि टाइम हमारे पास जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो चेंज ही नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या है हमारे पास साइंस में, जितनी भी हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको मेजर करते हैं। तो हमने टाइम वाले टाइम डायलेशन में भी ऐसे ही किया, हमने उसकी मेजरमेंट्स ली, ठीक है जी। मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन करके हमारे पास हमें पता चला कि टाइम डायलेट हो रहा था। तो हम उसे बताएंगे कि हमारे पास जो टाइम डायलेशन है वो डिपेंड करता है जी मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन पे डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास टाइम। और क्योंकि हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं एंड टाइम इज मेजर्ड टू डायलेट। हमने मेजर किया कि टाइम डायलेट हो रहा है, सो इट पासिस मोर स्लोली, तो इसलिए वो मोर स्लोली पास हो रहा होता है, सिर्फ हमें फील नहीं होता, वो एक्चुअल में जो है वो स्लो प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस हमारे लिए इसीलिए स्लो होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये इतना आप लिख दें तो आपको जो है वो 2 मार्क्स मिल जाते हैं इसके। उसके बाद हमारे पास 19.3 है, उसमें उसने क्या पूछा है, वो कहता है फ़र्ज़ करो आप जो है वो एक स्पेस स्टेशन में या एक हमारे पास सैटेलाइट में अराउंड द अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हो। फ़र्ज़ करो आप जो है ना इस तरह से एक जो है वो सैटेलाइट में यहाँ कहीं जो है वो रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अराउंड द अर्थ। कहता है क्या आप अपनी पल्स रेट में कोई डिफरेंस जो है वो फील कर सकते हैं, कि आपकी पल्स रेट आपको लगे कि पहले से कम या ज़्यादा हो गई है। तो पहला हमारे पास ये है, तो हम उसे बताएंगे नो। क्यों नहीं, हम अपनी पल्स रेट में जो है वो किसी किस्म का डिफरेंस नहीं जो है वो फील कर रहे होंगे। क्यों नहीं फील कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की रिलेटिव मोशन नहीं है, वहाँ पे आप मौजूद हैं, आप किसी के साथ रिलेट करके ही बता सकते हैं ना वो फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। अब आप अगर हाँ आप सिंपल वहाँ पे आप मौजूद हैं अकेले, तो आप किसी चीज़ के साथ रिलेट ही नहीं कर सकते हैं उसे कि वो मेरी नब्ज मेरी पल्स रेट जो है वो स्लो है या फास्ट है। तो हम कहेंगे कि तब हमारे पास आप उसमें किसी किस्म का डिफरेंस फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की रिलेटिव मोशन ही नहीं है। फिर दूसरा है कि क्या ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अर्थ पर जो लोग मौजूद हैं, उनकी पल्स रेट में आप जो है वो डिफरेंस जो है वो फील कर रहे होंगे या ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे बिल्कुल कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि तब आप हैं जी रिलेटिव मोशन में, आप मूव कर रहे हैं, और जो मूविंग ऑब्जर्वर होता है उसे डायलेटेड टाइम जो है वो देखता है। तो डायलेटेड टाइम का क्या मतलब है कि उसे लगेगा कि ज़मीन पर जो लोग मौजूद है ना, उनकी पल्स रेट जो है वो पहले से स्लोअर हो गई है, पहले से वो डायलेट हो गई ना, तो वो पहले से ज़्यादा टाइम लेती है, वो कहेगा स्लोअर होगी। तो हम कहेंगे यस पल्स रेट ऑफ द पीपल ऑन अर्थ विल बी स्लोअर, वो स्लोअर हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 है, कहता है अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी हो जाए,
स्पीड ऑफ लाइट सी जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो तब कहता है बताएं थ्री इक्वेशंस ऑफ आइंस्टाइन जो है वो थ्री इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो क्या बन जाएंगी। तो जब हमारे पास सी इन्फिनिटी को पहुंचेगा तो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अगर हम लॉरेंस फैक्टर से लें तो वी स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन वो क्या बनती। सबसे पहले टाइम की देख लेते हैं, टी नॉट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हमारे पास जब वी इन्फिनिटी है तो वो जीरो आया, तो इसको हम जीरो पुट कर दें तब हमारे पास ये वन का स्क्वायर रूट वन नहीं होता तो ये टी नॉट आ जाएगा। तब हमारे पास टी जो हमारे पास प्रॉपर टाइम है वो डायलेटेड टाइम के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, तब टाइम चेंज ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमारे पास वो तब ये सिंप्लीफाई हो जाती है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है लेंथ की। लेंथ हमारे पास एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है, तो इसमें भी हम वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें तो वन माइनस जीरो वन, वन स्क्वायर रूट वैसे ही वन हो तो ये एल नॉट ही आ जाएगा हमारे पास। तो लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। फिर मैथ्स देखते हैं, मैथ्स भी उसी तरह वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये वन स्क्वायर रूट वन होता है, ये एम नॉट आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास तब चेंज नहीं हो रही होंगी, वो कांस्टेंट रह रही होंगी, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही होगी। फोर्थ है हमारे पास मैस एनर्जी इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होती है, इजक्वल टू एम सी स्क्वायर डेल्टा इजक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब कहता है हमारे पास डेल्टा एम तो है वो जीरो हो जाए। ठीक है जी, जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका मैस जो है हमारे पास जीरो हो जाता है, वो टोटल एनर्जी बन जाता है। तो मैस जीरो होगा तो इसका क्या मतलब है, मैस और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। मैस में भी तब चेंज नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, एनर्जी में भी नहीं आएगा, तो तब चेंज इन एनर्जी भी हमारे पास जीरो होगा। तो इस तरह से हमारे पास रिड्यूस हो जाती हैं तब जो है वो इक्वेशंस ऑफ रिलेटिव मोशन। उसके बाद हमारे पास 19.5 है, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो पूछा उसने हमसे कि क्या कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है, क्योंकि हमने कहा है कि एनर्जी जो है वो भी मैस की एक टाइप है, वो मैस की जो है वो आगे डेफिनेशन है। तो कहता जब एक स्प्रिंग हम जो कंप्रेस्ड कर देते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, क्या उसमें मैस ज़्यादा होगा। ये देखें, कहता हमारे पास फर्ज करो एक स्प्रिंग है इस फॉर्म में, कहते इसको कंप्रेस कर दें तो क्या इसका मैस बढ़ जाएगा क्योंकि हम एनर्जी लगा रहे हैं। तो जी हाँ, मैस बढ़ जाएगा, हम उसे बताएंगे यस कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल हैव मोर मैस देन अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग। इसका मैस हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगा इसकी निस्बत। क्यों, कैसे, क्योंकि हमें पता है मैस एनर्जी इक्वेशन से चेंज इन एनर्जी जो है चेंज इन मैस इंटू सी स्क्वायर की इक्वल होती है। यहाँ से चेंज इन मैस हमारे पास डेल ई ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हम वर्क डन करवा रहे हैं। ठीक है, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं स्प्रिंग को, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं और मैस स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है, वो फोर्स उस पर वर्क डन करवाती है और वर्क डन करवाने के नतीजा में उसमें एनर्जी स्टोर होती है, हम एनर्जी लगा रहे होते हैं, तो वो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है इस जो है वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में। तो ये एनर्जी जो है, जब एनर्जी में चेंज आ रहा है तो एनर्जी और मैस का तो डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी में चेंज आएगा तो मैस में भी चेंज आएगा। इसलिए हम कहते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन, एनर्जी बढ़ रही है तो मैस भी बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं वर्क डन इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग कंप्रेसिंग द स्प्रिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो हमने वर्क डन किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ इसके नतीजे में इंक्रीज इन एनर्जी इंक्रीज द मैस, एनर्जी इसकी बढ़ी तो इसका मैस भी बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में ज़्यादा मैस होगा। उसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो रेड कलर जो है, किसी भी सॉलिड को जब हम जो है वो हीट देते हैं तो उसका पहला जो कलर हमारे पास होता है वो रेड क्यों आता है। कोई भी फर्ज करो हमारे पास जो है वो मेटल हो, कहता है उसे हम जो है वो हीट प्रोवाइड करें तो उसका जो पहला कलर आता है ना वो रेड आता है। ऐसा क्यों है, हमें जो है वो नज़र आता है कि वो रेड है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का है जी इन्वर्स रिलेशन, ये हमें पता है। अच्छा, जब इसका इन्वर्स रिलेशन, इसका क्या मतलब है, अगर वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम, या टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा वेवलेंथ। ठीक है जी, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब जब हम पहले इसे टेम्परेचर देते हैं तो पहले इसका टेम्परेचर होता है लो, क्या होता है जी, टेम्परेचर होता है लो।
तो लो टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा, वो कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन। तो विजिबल में सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ रेड की होती है, इसलिए हमें वो रेड दिखाई देता है। तो हम उसे बताएंगे रेड कलर हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है। दैट्स वाई एट फर्स्ट लो टेम्परेचर, इसलिए पहले क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, एट फर्स्ट लो टेम्परेचर सॉलिड अपीयर्स रेड, सॉलिड जो हमारे पास रेड अपीयर होता है। उसके बाद हमारे पास 19.7 है कि जब हमारे पास किसी भी हम जो है वो अपने सॉलिड की टेम्परेचर जो है वो डबल कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी में हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। उसका टेम्परेचर हमने डबल कर दिया तो उसकी कहते हैं एनर्जी में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा होगा, ये हमने बताना। अच्छा, या कोई ब्लैक बॉडी है, क्या उसने ब्लैक बॉडी है तो उसकी हमारे पास टेम्परेचर डबल करने से उसकी एनर्जी पे क्या डिफरेंस आएगी। अब हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, E इक्वल टू सिग्मा टी पर 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अगर कहता है वो हम ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर जो है वो डबल कर दें, तो हम ले लेते हैं टेम्परेचर टी डैश हमने उसका कर दिया 2T, डबल कर दें, तो हमारे पास ये जो है ई डैश ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई टी टेम्परेचर डबल कर दिया 2T पर 4, मतलब 2 पर 4 16 और ये T पर 4 16 T पर 4, तो ये हमारे पास आ गया ई डैश आ गई 16 सिग्मा T पर 4। ठीक है जी, तो सिग्मा T पर 4 हमारे पास ई के इक्वल है 16E। इसका क्या मतलब है, हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया 2 टाइम्स, डबल किया, तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ेगी 16 टाइम्स। इसका क्या मतलब है, टोटल एनर्जी रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम। टोटल एनर्जी हमारी जो है वो 16 गुना या 16 टाइम्स जो है बढ़ जाएगी जब हमने टेम्परेचर दुगना किया, डबल किया। उसके बाद हमारे पास 19.8 है, उसमें उसने हमसे क्या पूछा है, कहता है कि एक बीम ऑफ रेड लाइट है और एक बीम ऑफ ब्लू लाइट है, जिनकी एनर्जी हमारे पास सेम है, एनर्जी सेम है, तो बताएं किसके नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, किस में नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास जो है वो ज़्यादा होंगे। अब इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो है वो एनर्जी का रिलेशन क्या होता है जी, एच एफ सी ओवर लैम्डा या वी ओवर लैम्डा आप कहते हैं, तो यहाँ से एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा। ये है एक जो है वो फोटॉन के लिए, अगर एन के लिए ले लें तो एन एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आ जाएंगे, ई एन लैम्डा ओवर एच सी, मतलब एच सी इधर चला गया, लैम्डा तो जाके मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब उसने कहा कि एनर्जी सेम रखनी है, दोनों की एनर्जी सेम है, ब्लू की भी रेड की भी। जब एनर्जी सेम है तो हमारे पास जो है वो सी कांस्टेंट है पहले ही, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, तो ये तीनों हमारे पास कांस्टेंट आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं एन जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन प्रोपोर्शनल होंगे वेवलेंथ के। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम। तो हमें पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है ब्लू से, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो किस में हमारे पास जो है वो ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे, हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं। हमें पता है कि रेड लाइट जो है उसमें जो है वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो रखेगी, और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम होंगे। तो हम उसे बताएंगे सो रेड लाइट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स देन ब्लू लाइट। ये हमारे पास 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास 19.9 है, वो क्या है जी, उसमें उसने क्या बताया है, कहता 19.9 है, कहता कौन सा फोटॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जी और मोमेंटम रखता होगा। हमें 3 रंग के फोटॉन्स दिए हैं जी, एक है हमारे पास जो है रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, ये 3 फोटॉन्स हैं, और कहता है कौन से फोटॉन का एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होगा। वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा वाली। यहाँ से हम लिख सकते हैं E को जी एम सी स्क्वायर, और एम सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एम सी एच ओवर लैम्डा की इक्वल आ जाएगा। यही एम सी या एम भी हमारे पास मोमेंटम पी होता है। तो मोमेंटम का रिलेशन हमारे पास एच ओवर लैम्डा, एनर्जी का रिलेशन एच सी ओवर लैम्डा। इसका क्या मतलब है, एनर्जी का भी वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन और मोमेंटम का भी वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका क्या मतलब है वेवलेंथ के साथ, तो वेवलेंथ पे दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका मोमेंटम भी कम और एनर्जी भी कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका मोमेंटम भी ज़्यादा और एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है किसकी कम है। हमें पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है जी रेड की,
उसके बाद हमारे पास होती है जी ग्रीन की और फिर ब्लू की। ये हमारे पास इस तरह से जो है वो वेवलेंथ का हमारे पास जो है वो रिलेशन होता है। अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है उसकी एनर्जी और मोमेंटम कम। इसका क्या मतलब है, रेड लाइट का एनर्जी और मोमेंटम सबसे कम होगा, उससे जगह जो है वो ज़्यादा फिर ग्रीन का होगा, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम किसका हो जाएगी, ब्लू का। इसलिए हम कहते हैं एज द ब्लू फोटॉन हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, सो इट कैरीज मोस्ट एनर्जी और मोमेंटम, उसका एनर्जी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा। हम इसका रिलेशन भी बता सकते हैं उसे कि एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ग्रीन और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड, मतलब इसके रिवर्स हो जाएगा, वेवलेंथ के रिवर्स दोनों एनर्जी और मोमेंटम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 19.9 है जी। उसके बाद हमारे पास 19.9, उसके बाद हमारे पास 19.10 है, 10वां क्वेश्चन है। उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें उसने पूछा है कि रेडियो वेव्स और एक्स रेज में से हमारे पास किसका लोअर एनर्जी क्वांटा होगा। तो हम बिल्कुल ये हमने किया है, एनर्जी हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा होती है, एच और सी कांस्टेंट है, तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन जो है वो इनवर्स, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। तो अब देखते हैं वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड की ज़्यादा, रेडियो वेव की ज़्यादा है या एक्स वेव की ज़्यादा है, एक्सरे वेव्स की। तो हमें पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेडियो वेव्स की ज़्यादा वेवलेंथ, एक्स रेज की कम। तो हम बता सकते हैं उसे जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो सबसे लोअर होगी। तो हम बता सकते हैं कि रेडियो वेव्स हैव लोअर एनर्जी क्वांटा, उसका एनर्जी क्वांटा सबसे लोअर होगा। उसके बाद हमारे पास 19.11, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 19 पूछा क्या है, कहता है हमारे पास एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट है, एक डिमर बीम ऑफ लाइट है, ठीक है जी। कहता है डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन और ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन। कहता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट जो है ना, कि लाइट कितनी इंटेंसिटी की है, कितनी ब्राइट है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे या फ्रीक्वेंसी पे। तो हमें पता है जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं ना, या इंटेंसिटी होती है या ब्राइटनेस होती है, वो हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं कि वो जितनी एनर्जी उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, उतनी उसकी इंटेंसिटी होगी। मतलब फोटॉन्स यहाँ पे आके टकरा रहे हैं, ये कितनी इंटेंसिटी के फोटॉन्स होंगे, उतनी जो है वो एनर्जी वहाँ पे जो है वो डिलीवर कर रहा होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया उतनी एनर्जी वहाँ पे दे रहा होगा और उतनी वहाँ से स्कैटरिंग हो रही होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पे, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, एमिशन नहीं बढ़ाती। उसका एमिशन ज़्यादा इंटेंस होगा तो वो जो है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटेंस होगा, तो वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट करवाएगा। तो हम उसे बताएंगे हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है जी, नंबर ऑफ फोटॉन पे, एमिशन ऑफ रेडिएशन, एज ब्राइटनेस और इंटेंसिटी मीन्स द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया। ब्राइटनेस से इंटेंसिटी क्या होती है, जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए एनर्जी ऑफ लाइट बीम डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। हमारे पास एनर्जी ऑफ बीम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन पे, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। तो हम उसे बताएंगे यहाँ पे हमारे पास फोटॉन्स की कितनी एनर्जी होगी वो डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, उसे ही हम उसकी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी एनर्जी है। तो ब्राइटनेस जो है ना, वो हमारे पास एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। ब्राइटनेस हमें बताएगी कि कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है। ब्राइटनेस हमें बताएगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, सॉरी, ब्राइटनेस हमें बताएगी कि हाउ मच नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, और फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी कि उसकी एनर्जी जो है हमारे पास कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रही होती है, नॉट ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जी 19.12 है। 19.12 में उसने क्या पूछा है, क्या था, हमारे पास एक अल्ट्रावायलेट लाइट है और एक हमारे पास जो है वो विजिबल लाइट है। कहता है सॉरी, अल्ट्रावायलेट लाइट है और दूसरी हमारे पास इंफ्रारेड लाइट है। तो कहता है जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो हम किसी डाई पर जो है वो फॉल करवाते हैं, डाई कहते हैं कलर्ड कोई भी चीज़ हो उसे हम डाई कह देते हैं। तो
अब कलर्ड कोई भी चीज़ है उस पर कहता है हम जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करवाते हैं तो वहाँ से विजिबल लाइट एमिट होती है, लेकिन जब इंफ्रारेड लाइट जो है वो हम फॉल करवाते हैं किसी भी डाई के ऊपर तो तब हमारे पास विजिबल लाइट जो है वो नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब कहीं भी अल्ट्रा वायलेट लाइट का हम फोटॉन्स फॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि वो एटम जो के इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं। ये देखें, फोटॉन में हमने जो है वो स्ट्राइक करवाया, वो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, एक्साइट हुए, और वो जब डी एक्साइट होते हैं तब हमारे पास फोटॉन्स जो है वो डिफरेंट एनर्जी के निकलते हैं। अब जब वो डी एक्साइट होता है ना, वो स्टेप्स की फॉर्म में होता है, अचानक नहीं है कि यहाँ से जो है वो डी एक्साइट हो गया पहली पोजीशन में, नहीं, वो अपनी एनर्जी जो है वो स्टेप्स की फॉर्म में जो डिफरेंट जो है वो ऑर्डर में जो है वो रिलीज़ करता है। इसलिए हम कहते हैं कि तब वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास जो है वो विजिबल फ्रीक्वेंसी में होती है, विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी में होती है, तो वो विजिबल लाइट जो है वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। लेकिन जब इंफ्रारेड लाइट होती है हमारे पास तो फोटॉन जो एमिट होते हैं वो हमारे पास उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी में या विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी में नहीं फॉल कर रही होती। इसलिए हमारे पास तब उसके जो इंफ्रारेड लाइट की वजह से हमारे पास जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है या फोटॉन्स एमिट होते हैं, वो हमें जो नज़र नहीं आते या वो विजिबल रीजन में फॉल नहीं कर रहे होते। तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन द डाइस द एटम्स ऑफ डाइस आर एक्साइटेड, एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। ऑन डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू लोअर एनर्जी लेवल्स इन स्टेप्स, ठीक है जी। सो दे एमिट विजिबल लाइट, तो वो विजिबल लाइट एमिट करते हैं। और इंफ्रारेड लाइट जब होती है, फोटॉन्स जो एमिट हो रहे होते हैं, तब वो उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल फ्रीक्वेंसी से कम होती है। तो हम उसे बताते हैं इन केस ऑफ इंफ्रारेड लाइट फोटॉन्स एमिटेड हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑफ विजिबल लाइट, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए हम जो है वो हम कहते हैं कि वो विजिबल रीजन में जो है फॉल नहीं करते। इससे नेक्स्ट इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम देखते हैं जी। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।